नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत में आज पूछ रही हूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध, सुप्रीम पाले में गेंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई ये सबने देखा। सब जब कार्रवाई की बात हुई तो जवाबदेह लोग अपना दामन बचाने लगे। आखिरकार सुरक्षा में सेंध की गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में पहुंच गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। जहां पंजाब सरकार की ओर से सरकार और अधिकारियों को बचाने की कोशिश हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने साफ कह दिया कि सुरक्षा में चूक का रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और जो चूक के लिए जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए जांच को मंजूरी मिले। दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की जांच पर सवाल खड़े कर दिए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कमेटी के गठन के आदेश दे दिए हैं। इस कमेटी में चंडीगढ़ पुलिस के मुखिया, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल समेत एनआईए के आईजी भी सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना की जांच के लिए पंजाब और केंद्र सरकार की ओर से जारी जांच पर रोक लगाई है। सॉलिसिटर जनरल की ओर से कहा गया कि इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरे प्रोसेस के पालन में गड़बड़ी हुई है। इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। ये तथ्य नकारे नहीं जा सकते कि सुरक्षा में चूक और लापरवाही हुई। ब्लू बुक में साफ है कि सुरक्षा के इंतजाम राज्य पुलिस महानिदेशक की देखरेख में स्थानीय पुलिस करती है, जो कि नहीं हुए। यह कहा गया ये पूरी तरह से खुफिया विफलता थी। पंजाब पुलिस के डीजी को पीएम के काफिले को स्पष्ट सूचना देनी थी। एसपीजी एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन हुआ। पुलिस अधिकारी जिम्मेदार हैं। यह बहुत गंभीर है कि राज्य सरकार उनका बचाव कर रही है। वीवीआईपी की सुरक्षा में थोड़ी सी भी चूक गंभीर हो सकती है। आज कोर्ट में ये बातें रखी गई और इसीलिए आज महाभारत में मैं कह रही हूं कि सुरक्षा पर आंच कौन रोकना चाह रहा है जांच। ये सवाल क्यों? एक तरफ गृह मंत्रालय सुरक्षा चूक की जवाबदेही तय करने में लगा है कि आखिर इसके लिए कौन उत्तरदायी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा सेंध पर कमेटी बनाने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन इस बीच कार्रवाई की आहट से बौखलाया हुआ है कोई। वकीलों के माध्यम से जजों को धमकाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को थ्रेट मिले हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा सेंध मामले की सुनवाई चल रही थी। वहीं ब्रिटेन से आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने फोन पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी दी। इस संगठन ने धमकी देते हुए वकीलों से कहा कि वो शीर्ष अदालत के इस केस को ना लड़े। जी हां, यानी वो नहीं चाहते कि इस केस को लड़ा जाए। सिख फॉर जस्टिस ने लंदन के नंबर से वकीलों को फोन कर उन्हें धमकी दी है। सिख फॉर जस्टिस की ओर से 40 से 50 वकीलों को कॉल किए गए। कॉल में कहा गया कि वो पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में भाग न ले। सिख फॉर जस्टिस संगठन भारत में प्रतिबंधित है। इससे पहले एसएफजे ने दावा किया कि उसी ने लोगों को फ्लाईओवर तक पहुंचाया था। आतंकी संगठन है जो लगातार खालिस्तान की मांग करता है। एसएफजे ने कहा कि हुसैनी वाला फ्लाईओवर पर उसी ने 5 जनवरी को अवरोध पैदा किया था, जिसमें प्रधानमंत्री का काफिला फंसा। ऐसे में वकीलों को सिख फॉर जस्टिस की धमकी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। धमकी की बात सच है तो आखिर ये आतंकी संगठन किसे बचाना चाहता है और किस पर हमला करना चाहता है? आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि काफिले में अड़ंगा क्या पता कर रही थी प्रियंका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद से ही पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की प्रतिक्रिया का अंदाज और मामले को मामूली समझना सवालों के घेरे में। अब उनके एक और बयान ने उनकी गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए कि किस तरह सारे प्रोटोकॉल और संवैधानिक प्रक्रिया को नजरअंदाज करके उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को इस पूरे मामले में ब्रीफ किया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को अपनी सुरक्षा में हुई चूक की जानकारी दे रहे थे, यानी कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को वो जानकारी दे रहे थे, तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रियंका गांधी को जानकारी दी। सवाल यही खड़ा हो गया, आखिर चरणजीत सिंह चन्नी प्रियंका गांधी को किस हैसियत से प्रधानमंत्री की सुरक्षा ब्रीफ कर रहे थे? प्रियंका गांधी किस संवैधानिक पद पर है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रोटोकॉल से प्रियंका गांधी का क्या लेना देना है? सवाल यह नहीं है कि वो प्रियंका को क्यों ब्रीफ कर रहे थे, सवाल यह है कि वो प्रियंका को ही क्यों ब्रीफ कर रहे थे। बाकी और लोगों को तो वो कह रहे थे सुरक्षा में चूक नहीं हुई। आखिर कांग्रेस कब देश की संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान करेगी? जब सीएम चन्नी कह रहे हैं कि कोई सुरक्षा चूक नहीं हो, तो किस बात की जानकारी वो प्रियंका को दे रहे थे और प्रियंका गांधी किस लिहाज से जानकारी ले रही थी? ये बड़ा मसला नहीं है कि एक राज्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाई जाती है और वहां का मुख्यमंत्री सुरक्षा चूक को नकारता है, लेकिन एक पार्टी की नेता जिसके पास कोई संवैधानिक या सुरक्षा से संबंधित पद नहीं है, उसे इस बात की जानकारी देता है।
आखिर प्रियंका गांधी क्या पता कर रही थी? जब कांग्रेस पार्टी ये मान ही नहीं रही कि कोई सुरक्षा चूक हुई, तो प्रियंका गांधी को ब्रीफ देने का मतलब क्या था? और आज महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि राज्य सरकारें बने गंभीर, कार्रवाई बने नजीर। क्या यह मोटो नहीं होना चाहिए? क्या यह सबके लिए लागू नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, चूक किस स्तर की थी यह जांच में साफ हो जाएगा, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि सुरक्षा में चूक हुई, और जब चूक हुई तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य में नजीर बने। इस मामले को बेहद गंभीरता से लेना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह दोहराई जाएगी। आज एक राज्य में हुआ है, कल किसी और राज्य में होगा। एक ऐसी परंपरा जन्म ले सकती है जो बेहद ही खतरनाक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। अगर दूसरे दलों के नेताओं या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की सुरक्षा से इस तरफ खिलवाड़ होने लगा तो देश में एक राजनीतिक अराजकता पैदा हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी राज्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा हो, सुरक्षा में सेंध हो? क्या यह देश के संघीय ढांचे पर चोट नहीं है? राज्य राज्य है, लेकिन भारत गणराज्य है। क्या यह गणराज्य की अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? भारत राज्यों से बना है, गणराज्य है। हर राज्य संप्रभु भारत का अंग है। ऐसे में कैसे हो सकता है कि किसी राज्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया जाए? इसीलिए जरूरी है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो, राज्य सरकारें गंभीर बने और कार्रवाई ऐसी हो कि ये नजीर बने। दो कॉल्स मुझे आए हैं यूनाइटेड किंगडम के नंबर से, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से कि इस चीज का संज्ञान लें। जो भी जस्टिस डिलीवरी में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर, बड़ा मेजर इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। मैंने कॉल रिसीव किया और जो कॉलर था वो कॉलर जो पीएम सिक्योरिटी ब्रीच है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था और साथ ही साथ वो थ्रेटनिंग वे में कॉल थी। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर प्रियंका वाड्रा जी को प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा जैसे एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील मसला पे क्यों ब्रीफ कर रहे थे? तो किस आधार पर ये ब्रीफिंग उनको राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर दी जा रही है? ये संविधान के तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन है। और मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूं। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने दावा किया है 5 जनवरी को पीएम का रास्ता रोकने का दावा किया है। अब 26 जनवरी को विरोध की धमकी दी है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, 26 जनवरी को अब विरोध की धमकी दी है कि तिरंगे के खिलाफ 26 जनवरी को विरोध की धमकी। सिख फॉर जस्टिस का एक और वीडियो सामने आया है और चिट्ठी लिखी है। ये आतंकी संगठन किस तरह से देश में आतंक फैलाने के अपने मंसूबों पर अमल करना चाह रहा है। जो मंसूबे कभी भी उन पर अमल नहीं किया जाएगा, यह भी बिल्कुल निश्चित है। लेकिन किस तरह से 5 जनवरी की जिम्मेदारी लेने के बाद अब 26 जनवरी में अराजकता फैलाने का ये मंसूबा, ये प्लान सामने आया है। मैं आपको बताती हूं, ये चिट्ठी तो आज लिखी गई, ये वीडियो आज जारी किया गया 26 जनवरी के लिए, लेकिन क्या इससे पहले जो कुछ हुआ है उस पर हम आंखें मूंद सकते हैं? मैं क्यों ऐसा कह रही हूं? खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने प्रधानमंत्री के खिलाफ पहले वीडियो जारी करा था 3 जनवरी को। पीएम मोदी के विरोध के लिए इनाम घोषित किया था। क्या हम इस पर आंखें मूंद लें? वकीलों को ब्रिटेन से सुरक्षा सेंध के केस से दूर रहने की धमकी मिली, क्या इस पर आंखें मूंद लें? 1984 याद दिलाते हुए वकीलों को अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है, क्या इस पर हम आंखें बंद कर सकते हैं? सुरक्षा चूक की घटना वाले जिले फिरोजपुर में पाकिस्तानी नाव मिली, क्या ये सवालों के घेरे में नहीं है? मोगा में हथियारों के साथ 3 आतंकवादी पकड़े गए, क्या इस पर आंखें बंद कर सकते हैं? और यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा सेंध में 2 दिन बाद हुआ है। 1 साल पहले का पीएम को घेरने की रणनीति वाला वीडियो सामने आया और हूबहू कुछ वैसा ही होते दिखा। क्या यह सब सिर्फ संयोग है? क्या इन सब से आंखें मूंद सकते हैं? मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, मैं उनके पास जाना चाहती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वकील विष्णु शंकर जैन, इनको भी धमकी आई है। विष्णु शंकर जैन मेरे साथ हैं। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह सांखला और किशोर तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं बिट्टा साहब के पास जाना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने आतंकवाद का दंश झेला है
और बिट्टा साहब ये जानते हैं कि आतंकवाद किस तरह से अपने पैर पंजाब में पसार चुका है। सर, सिख फॉर जस्टिस की एक और धमकी बिट्टा साहब इस बार 26 जनवरी को लेकर, और राज्य सरकारें अभी भी गंभीर नहीं है। देखो, आपने बड़ा अच्छा इशू पकड़ा, बहुत अच्छा और सेंसिटिव और बड़ा सीरियस। आप एक काम करें, ये जो पन्नू पुन्नू टोनी फोनी है ना, ये मेरे नाम से घबराता है। 15 अगस्त को इसने कहा था कि हिमाचल के अंदर तिरंगा झंडा नहीं लहराने देंगे, चीफ मिनिस्टर मंत्री लहराएगा, बम्बों से उड़ा दिया जाएगा। इसकी ऐसी की तैसी वहां जाके चैलेंज किया था, तेरा बाप वहां आके तिरंगा झंडा लहराएगा, मंत्री अपना लहराए, मैं लहराऊंगा। पहली अगर गोली या बम चला, बिट्टा का सीना पार करके फिर कहीं जाएगा। एक गुंडे और इस बदमाश को मैं अच्छी तरह जानता हूं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसका प्रोग्राम कीजिए। गोस्वामी जी ने कई बार इनके चेले चाटे मिलाए हैं, इनको जोड़िए तारों में। अगर आ जाए, इसको कह रहे हो तुम्हारा बाप बिट्टा सामने आएगा नहीं, ये डरपोक आदमी है, दूर बैठ के धमकियां देता है। दूसरी बात, हम सुरक्षा इशू को समझे और ये निचोड़ निकाले। अब सब में से बैठे कौन किस भाषा का प्रयोग करता है और देश की फिक्र किसको है, देश के प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा किसको है। इंदिरा गांधी खोई, राजीव गांधी खोया, सरदार बेअंत सिंह पंजाब का चीफ मिनिस्टर खोया, और 14 हमलों से इन खालिस्तानियों से मैं बच के इस बोनस की जिंदगी पे आपके सामने जिंदा बैठा हूं। इस वक्त क्या चाहिए था? ऑल पॉलिटिकल पार्टी, जब इंदिरा गांधी शहीद हुई, राजीव गांधी शहीद हुआ, सारी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई एक मंच पे आके कहा आतंकवाद को समाप्त करो। और पंजाब के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, सीपीएम, सीपीआई, अकाली दल का कुछ हिस्सा जब एक मंच पे कहा हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें बहनों के सुहाग उजड़ते हुए नहीं देखने हैं, हमें बच्चों को यतीम होते हुए नहीं देखना है, हमें पंजाब को हिंदुस्तान से अलग नहीं देखना है, हमें अखंड भारत और खालिस्तान नहीं चाहिए। एक साल में एक चलाई, 100 चलाई, समाप्त कर दिया आतंकवाद। पर इस तरफ जाना होगा। ये आतंकवाद की नींव रखने वाले कौन थे? भिंडरा वाले को हरमंदर साहब में घुसेड़ने वाले कौन थे? हजारों हथियार अंदर कैसे चले गए? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कैसे हुआ? 19,000 हिंदू भाई शहीद हुए, 84 के दंगे हुए, और इंदिरा गांधी शहीद हुई। क्या उसके बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि इसकी जड़ और नींव रखने वाले हम राजनीतिक लोग थे? हम राजनीतिक लोग थे, हम जिम्मेदार थे। हमारी गलत फैसलों से सदा कुर्सी का राज हमारा रहेगा। अकाली दल, बीजेपी, ऑल पार्टी खत्म, हमारा रहेगा, क्योंकि भिंडरा वाला हमारा है। क्या हुआ? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हो गया, अब चीफ मिनिस्टर चला गया, हम मरते मरते बच गए। अब अगला निशाना, सिद्धू बॉर्डर पे कहा था ना, पहले इंदिरा गांधी शहीद की, मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी की बारी। बिट्टा साहब, जो बात आप कह रहे हैं, पता नहीं ये आज का हिंदुस्तान, आज का, हाँ बिट्टा साहब, जो बात आप कह रहे हैं वो बड़ी बात है। और वो बड़ी बात इसलिए है शाजिया जी, क्योंकि एक पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री खोए, एक पार्टी ने 2-2 प्रधानमंत्री। और मैं इसलिए कह रही हूं, प्रधानमंत्री देश के होते हैं, लेकिन वो उनसे जुड़ी हुई पार्टी से थे। उन्होंने प्रधानमंत्री खोए, उसके बावजूद सुरक्षा में चूक का मुद्दा क्या इतने सतही ढंग से लिया जा सकता है, जो बात बिट्टा साहब कह रहे हैं? शाजिया जी, देखिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि हमारे देश में ऐसी चीज हुई है।
और इस तरह से एक साजिश के, आप उसको साजिश कह सकती हैं, आप इसको चूक कह सकती हैं, लेकिन ये नाकाबिले बर्दाश्त है किसी भी नागरिक के लिए जो आंतरिक सुरक्षा में, जो देशीय अखंडता में जिसको यकीन है। कोई भी आम भारतीय इसे कैसे बर्दाश्त कर रहा है और किस तरह से इस पर राजनीति होते हुए देख रहा है, वो मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मैं पहली बार स्तब्ध हूं कि इतना नीचा स्तर राजनीति का हो गया है कि हमारे कांग्रेस के साथी बाकायदा कह रहे हैं कि इसका किसी रैली से ताल्लुक है। क्या आप रियलाइज कर रही हैं सुचरिता कि हमारे भारतवर्ष का, देश की सबसे बड़ी जमहूरियत का प्रधान एक पुल पर, एक हाई ग्राउंड पर बंधक की स्थिति में था, काफी देर तक एक्सपोज था, और किस तरह की घटिया बातें हम लोग ने सुनी हैं और हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो, और किस तरह के मुल्क हैं जहां पे लोग रहते हैं जो बर्दाश्त करते हैं ऐसे लोगों को। मुझे शर्म आती है। मैं कहना चाहती हूं खुलकर कि चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएस हो, क्या वो बर्दाश्त करेंगे इस तरह की बातें कि उनके देश में उनके प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाए, किसी भी पार्टी के वो हो। और सोचिए, चन्नी जी मजाक कर रहे हैं, उसको ड्रामा कह रहे हैं ये नवजोत सिंह सिद्धू। मुझे यकीन नहीं आ रहा है ऐसी पार्टी जिसने अपने ही लोगों को, और हम लोग सब रोए हैं, छोटे छोटे से हम लोग थे जब इंदिरा गांधी जी की मौत हुई थी, थोड़े और बड़े हुए थे हम लोग जब राजीव गांधी जी का कितना बुरी तरह से उनको मारा गया था। मतलब वो लोग कह रहे हैं घर में लोगों के आंखों में आंसू थे। मतलब मुझे यकीन नहीं आता है। और सोचिए, वकीलों को धमकी दी जा रही है, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं यही बड़ी खबर एक बार शाजिया जी दिखा दूं, मैं उसके बाद जी मैं एक बार ये बड़ी खबर फिर से दिखा देती हूँ कि डेवलपमेंट क्या हुआ है उस मामले में, और उसके बाद मैं बिट्टा साहब आपके पास वापस आ रही हूँ। एसएफजे की धमकी पर, सिख फॉर जस्टिस की धमकी पर वकीलों ने लिखा है पत्र। सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी जनरल को लिखा गया है पत्र। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने लिखी है चिट्ठी। निजता का उल्लंघन हुआ है ये कहा गया है। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। बड़ी खबर ये कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने लिखी है चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी जनरल को यह चिट्ठी लिखी है और यह कहा गया है कि थ्रेट कॉल्स की जांच होनी चाहिए। हमारे नंबर जो है वो धमकी देने वालों तक कैसे पहुंचे हैं, ये सवाल उठाया है। एसएफजे ने 5 जनवरी की भी जिम्मेदारी ली है। ये सवाल, ये बात कहते हुए ये सवाल उठाया गया और ये चिट्ठी लिखी गई है। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और उनमें से हैं जिनको ये थ्रेट कॉल आई, और इसीलिए मैं विष्णु शंकर जैन जी आपके पास आ रही हूं। बताइए, क्योंकि कहा गया ये ऑटोमेटेड कॉल थी, लेकिन कहा क्या गया इसमें, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, 2 कॉल आए थे ऐसे, एक 10:38 पे और एक 12:30 बजे, और उन दोनों कॉल्स में हमारे माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जजेस को डराने और धमकाने की कोशिश की गई और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जजेस आप रिफ्रेन करिए इस पिटीशन को सुनने से और आप पीएम मोदी की मदद करना बंद करिए। उस कॉल में यह भी कहा गया कि 1984 में जो सिख राइट्स हुए उसमें आपने किसी को आज तक दोषी नहीं पाया, और इस कॉल में जो पीएम मोदी का कैवलकेड ब्लॉक किया गया था फिरोजपुर में, उसकी भी जिम्मेदारी ली गई। और एक सबसे गंभीर विषय ये है, ये सारे कॉल सुप्रीम कोर्ट के जो एक चुनिंदा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स है उनको आए हैं, और ये हमने, जैसे कि आपने दिखाया, कंप्लेंट भी फाइल की है कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस को, साथ ही साथ जो डीजी एनआईए के हैं उनको भी, क्योंकि मूलतः और जनरली जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं उनका नंबर जनरल पब्लिक डोमेन में नहीं होता है। एक हमारी स्पेशल डायरेक्टरी है और उसमें कोई एंटर करता है तो उसका भी प्रिवेंशन है, और जनरली हर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का नंबर सार्वजनिक नहीं होता है। हाँ। तो इस तरह से अगर आप, जो लोग जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म के पार्ट है, अगर उनको आप धमकी देते हैं तो क्या सोचते हैं ये आतंकवादी, क्या हमको डरा लेंगे कि हम अपना जो काम, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उसको हम करते रहेंगे। ऐसी धमकियों से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की डरने वाले नहीं है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी, क्योंकि आपने कहा कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, बिट्टा साहब आप सुन रहे हैं, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, शेखावत साहब सवाल ये, माफ कीजिए सांखला साहब, सवाल ये है कि जो लोग जस्टिस डिलीवरी में लगे हुए हैं उनको एक साथ धमकी देना, यानी कि ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था कि भाई सबको एक साथ आप फोन करें और उन्हें डराएं और उन्हें बताएं कि आप इस तरह के मामलों में ना जाएं।
आप सुरक्षा सेंध के मामले पर केस में ना जाएं, ये क्यों हो रहा था? मैं एक बार वो सवाल दिखा रही हूं। मैं क्यों कह रही हूं कि चन्नी साहब पर और पंजाब सरकार पर सवाल उठे। घटना के दिन बिना जांच के उन्होंने कह दिया कि कोई चूक नहीं हुई, सब क्लियर था, किसी तरह की कोई सुरक्षा में सेंध नहीं थी, उन्होंने कह दिया। उसके बाद मामले की जांच के लिए उन्होंने कमेटी बना दी। अब अगर कोई चूक नहीं थी तो कमेटी क्यों बनाई गई? इसके बाद क्या एक्शन हुआ? डीजीपी को हटाया गया, एसएसपी का तबादला कर दिया गया। अब सवाल वही कि चूक नहीं तो डीजीपी को क्यों हटाया गया? क्योंकि डीजीपी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे इस पूरे मामले में सिक्योरिटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए एसपीजी के साथ। अब घटना की रिपोर्टिंग वो प्रियंका गांधी को क्यों कर रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि उनको क्यों कर रहे हैं, उनको ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब तो वो ये कहते फिर रहे हैं कि भाई कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ। और इसीलिए इन सारे बयानों को लेकर और जिस तरह की जो घटनाक्रम हुआ है उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। मैं एक बार बिट्टा साहब आपके पास आ रही हूं। ये जो पूरा मामला सामने आता है, मैंने पहले ही दिखाया, पाकिस्तानी बोट उस इलाके में मिलना, 3 आतंकवादी मोगा से गिरफ्तार होना 2 दिन बाद। वहीं ये हम बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान से कितना करीब है। इस सब के बावजूद आपको लगता है कि इस थ्रेट परसेप्शन को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा जितना लेना चाहिए? बिट्टा साहब नहीं, एक बात मेरी क्लियर देखो, एक सेकंड बिट्टा साहब, पहले देखो मैं एक चीज बहन जी बताऊं, ये है बड़ा सीरियस मामला, इसको सीरियस हम ले नहीं रहे। हम चैनलों के अंदर पता क्या कहते हैं, कई देखे मैंने कि राष्ट्रपति जी पीएम के पास, राष्ट्रपति जी के पास पीएम रोने चले गए, मैं अपने देश में सुरक्षित नहीं हूं। बड़े अच्छे प्रवक्ता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और चन्नी जी, इतना सीक्रेट मामला प्रियंका गांधी जी से बात नहीं करनी चाहिए थी, ये सीक्रेट है। और कल को ये अनाड़ी मुख्यमंत्री उनको मुसीबत में डाल रहा है सबको। ये इंक्वायरी होगी, ये पीएम का मामला, 2 पीएम खोए हमने। अगर इंक्वायरी सही तरीके से ना हुई, अगर इंसाफ सही ना मिला, आने वाले वक्त के अंदर कोई भी इस लपेट में आ सकता है और दुनिया के अंदर हमारा देश बदनाम करने की कोशिश है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जिसने 2 पीएम खोए, चीफ मिनिस्टर खोया, वो सेफ नहीं है। और वो नरेंद्र मोदी, बीजेपी छोड़ो, कांग्रेस छोड़ो, बाकी पार्टी छोड़ो, वो नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 370 धारा हटाई, 70 साल की कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके फेंक दिया। पाकिस्तान, आईएसआई, लश्कर तौबा थर थर कांपता है, सपने में नाम लेता है मोदी मोदी मोदी। आ गया मोदी जी, दाऊद इब्राहिम। कभी आपने अपने चैनल के अंदर पिछले 5 साल में दाऊद इब्राहिम की स्टोरी सुनाई? उससे पहले डेरी चैनल के जरिए डराया जाता था, दाऊद आ गया, दाऊद आ गया। अब दाऊद, उसका परिवार अपनी जान को बचाता है। उस मोदी जी को हिंदुस्तान की धरती पे पाकिस्तान में खतरा नहीं, जिंदा वापस आते हैं। सऊदी अरब, दुबई स्वागत होता है, जहां पता है मोदी वापस नहीं आएगा। मुस्लिम कंट्रियों ने खूब स्वागत किया। अपने देश के अंदर, पंजाब के अंदर, जहां क्षमा मांगी, गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के ऊपर क्या 84 के दंगे के ऊपर किसी ने क्षमा मांगी? क्या 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ? 19,000 हिंदू भाई शहीद हुए। क्या हमारी गलतियों से हुआ? हमने क्षमा मांगी? नहीं मांगी। आतंकवाद हमारी गलती, क्षमा नहीं मांगी। उस प्रधानमंत्री ने परना बांध के गुरु नानक देव जी को याद करते मर्यादा को लेकर के कहा, किसान भाइयों, अगर मेरे से गलती हुई मैं क्षमा मांगता हूं। जब भी आपका दिल करे इस बिल के लिए मैं वापस आपको दे दूंगा, मुझे क्षमा करना। इन बदमाशों की ऐसी की तहसीब, पन्नू की, खालिस्तानी की, तेरी ऐसी की तहसीब। पन्नू आज चैनल पे देख रहा मेरे सामने। क्या पन्नू, तुम्हें बताना चाहता हूं, शरीरों पे बम खाए तुम्हारे लोगों के। मुझे मार के भागे थे ना जर्मनी, अमेरिका, यूके में भागे थे ना। मैं फिर कहना चाहता हूं, पन्नू, ना खालिस्तान बना था, ना बनने देंगे, ना कभी बनेगा। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह बिट्टे की
लाशों पे गुजर जाएगा। पन्नू तेरी ऐसी की तैसी गुंडे, दूर रह के कुत्ता अपने घर में शेर होता, तू तो कुत्ते से भी क्या गुजरा है, तू तो कुत्ता भी नहीं है। एक मिनट रुकिए, ये जो फोटो दिखा रहे हैं, मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगी। बिट्टा जी, आपकी बात से 100% मैं सहमत हूँ, इत्तेफाक रखती हूँ। मेरी एक बात सुनिए बिट्टा जी, मेरी एक बात सुनिए आप। बिट्टा जी, मैं शाजिया बोल रही हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप चुनौती दीजिए इस वक्त। आप इनसे बोलिए, इनकी हिम्मत है ये हरकतें करें वहां पे कनाडा में, यूके में, करके दिखाएं, करके दिखाएं यूके में, यूएसए में और कनाडा में, और देखिए इनकी क्या धुलाई और पिटाई होती है। करके दिखाएं, आप इनको चुनौती दीजिए। अरे बहन जी, ये जल्दी हिंदुस्तान में आने वाला, अभी लुधियाना में इन्होंने ब्लास्ट किया पन्नू के लोगों ने। पहली बार हुआ 3 दिन के अंदर मोदी जी ने फॉरेन मिनिस्ट्री के जितने छुट्टी पे थे सब बुला लिए। जर्मनी सरकार को बोल दिया, अरे दिल्ली और बॉम्बे अगर को ब्लास्ट हो गया, जर्मनी सरकार तुम जिम्मेदार होगे। 3 दिन में पकड़ा पन्नू, तो आने वाला कानूनी तरीके से ये बचेगा नहीं। ये आज का हिंदुस्तान है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीमाओं की रक्षा करना जानता है, बीजेपी नहीं, हिंदुस्तान का। मैं एक बार गजेंद्र जी के पास जाऊंगी। गजेंद्र सांखला जी, आप बिट्टा साहब को सुन रहे हैं। बिट्टा साहब वो व्यक्ति है जिन्होंने आतंकवाद का दंश झेला है सर, उन्होंने ही हैज फेस्ड द बुलेट्स, उन्होंने आतंकवाद झेला है, और उसी अनुभव के साथ आज वो यहाँ खड़े हैं और अपनी बात रखते हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक है उसे इतने हल्के में कैसे लिया जा सकता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हम जानते हैं आतंकियों के टारगेट पर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने 370 हटाया। क्यों? क्योंकि उसने कई ऐसे कड़े फैसले लिए जो देश हित में थे। सांखला जी, आपको आवाज आ रही मेरी? सांखला साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, डिले ज्यादा है, उसको ठीक कराइए। आ रही है आपकी आवाज? जी सांखला साहब बोलिए। बोलिए सांखला साहब। हाँ, आ रही है सर, आ रही है, बोलिए। सुजाता जी, मैं आपको पहले तो ये इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो मोदी जी की सिक्योरिटी को लेकर के जो डिबेट रखी है, इस डिबेट को आप वैलेंटाइन डे के तक जारी रखें, जिससे देश की जनता और विशेष तौर से पंजाब की पंजाबियत रखने वाले लोग इस डिबेट को जो वंचित है वो कम से कम वैलेंटाइन डे तक देख सके, इसलिए जारी रहनी चाहिए। दूसरी बात मेरी ये है, आपने कई बातें उठाई। पहली बात तो ये है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर जो इश्यू उठाया गया और जो कांग्रेस ने और कांग्रेस के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने जिस बात को कहा, उस बात को सबसे पहली बात स्टार्ट होती है मोदी जी के बयान से कि वो एयरपोर्ट पर जाकर सुरक्षा अधिकारियों को कहते हैं कि आप जाकर के धन्यवाद देना पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी को कि मैं जिंदा लौट आया। इसका मतलब ये है कि क्या पंजाब के अंदर हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर कोई आतंकवादी हमला हुआ, कोई ऐसी आतंकी घटना हुई, वहां उनको किसी ने टेरराइज किया? इस तरह की बात की मखौल उड़ा करके जिस तरह से पंजाबियत सर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए गजेंद्र सिंह सांखला जी, आज मैं आपको चुनौती दे रही हूँ। राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हुई तमिलनाडु में, आज आप कहेंगे इस शो पर कि तमिलनाडु की जनता से कांग्रेस को खतरा है? बोलकर दिखा दीजिए सर, वहां पर तो हत्या हो गई। सुना है सर, बोल दीजिए आज, सर बोल दीजिए आज गजेंद्र सिंह सांखला, मैं चुनौती दे रही हूँ आपको। जिस किसी राज्य और राज्य के लोगों से क्या लेना देना इसका, क्या लेना देना इसका मुझे बताइए, मैं चुनौती दे रही हूँ आपको। आप बोल दीजिए। बीजेपी की तो राजनीतिक वहां पर ज्यादा बिसात नहीं है, आप लोगों की है, तो बोलिए जरा कि तमिलनाडु के लोगों को जिससे खतरा है कांग्रेस को, बोल दीजिए। आप बोल दीजिए, क्योंकि वहां पर हत्या हुई थी। आप बोल दीजिए कि दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो यहाँ पर खतरा है कांग्रेस को। बोलिए जरा, दिल्ली वासियों से खतरा है कांग्रेस को, बोलिए आप, बोलिए गजेंद्र सांखला, बोलिए। आज खतरे की नौटंकी की जा रही है सर, आप बोल दीजिए ना, आपने इससे पंजाब और पंजाब के लोगों से जोड़ा है। मैं चुनौती दे रही हूँ, देखिए बातें, मैं चुनौती दे रही हूँ, आप बोल दीजिए। आप नहीं बोलेंगे,
जिसकी आपको सोच ये शर्म क्या, आती है ये कहते कौन सा हुए? गणित बिठाया आपने सर, कौन सा गणित बिठाया है? मैं चुनौती दे रही हूँ, आप बोलिए इंदिरा गांधी की क्योंकि हत्या दिल्ली में हुई, दिल्ली वासियों से कांग्रेस को खतरा है, तमिलनाडु के लोगों से कांग्रेस को खतरा है, आप बोल नहीं पाएंगे। यहाँ पर मोदी वहां तो हत्या हो गई, बोल दीजिए ना, ढोल पीटेंगे क्योंकि ये पेटी पॉलिटिक्स है जो आप लोग करते हैं। ढोल वैलेंटाइन डे तक पीटे, सर दिस इज पेटी पॉलिटिक्स। मैंने आपको फिर कहा, वहां के लोगों से, वहां की अस्मिता से जोड़ने का मतलब क्या है? गजेंद्र सांखला जी, चुनौती दे रही हूं सर, बोल दीजिए कि दिल्ली वासियों से खतरा है कांग्रेस को, बोलकर दिखाइए ना। मैं चाहता हूं ये डिबेट 14 फरवरी तक जारी रहे सर। हमारा एक बात बोल दूं आपको, अगर 14 फरवरी तक जारी रही तो कोई खतरा आप ही को ना हो जाए, अपने को शर्मसार होता खतरा आप ही को ना हो जाए 14 फरवरी तक जारी रही तो। ये इस तरह से पंजाबी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। दलित समुदाय के मुख्यमंत्री को कमजोर करने की अब दलित एंगल आ गया, अब दलित एंगल आ गया। सर डोंट मेक दिस पेटी। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ डोंट मेक दिस पेटी सर। ये दलित एंगल, शाजिया, ये दलित एंगल का क्या मतलब है? बेटा साहब मैं आ रही हूँ आपके पास। शाजिया, ये दलित एंगल का क्या मतलब है भाई? मैं इस एंगल को बोलूं कि आप बताइए, बताइए। शाजिया, नहीं, मैंने इस एंगल को यूज किया कि आप एक ओबीसी प्रधानमंत्री को के खिलाफ आप षड्यंत्र रच रहे थे। हाँ बोलिए। नहीं आप बताइए, आपको शर्म नहीं आती इसमें भी राजनीति करते हुए, गलीज किस्म की राजनीति करते हुए? आपको बुरा नहीं लगता? आप नौटंकी कह रहे हैं। कर लेता हूं। आपकी पार्टी ने हमारे देश की इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का कितनी बुरी तौर से, दुर्भाग्यपूर्ण तौर से उनको मारा गया। हम लोग रोते हैं, आपको शर्म नहीं आती? कैसे लोग हैं आप लोग? ये दिस नहीं होती। दिस इज पेटी पॉलिटिक्स शाजिया। मैं खुल कर मुझे यकीन नहीं आ रहा आप लोग कैसे बोल रहे हैं। और अगर ऐसे कहने लगे तो फिर तो बिट्टा साहब पर भी हमला हुआ था। आप दलित होने की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। प्रधानमंत्री, आप ओबीसी प्रधानमंत्री, आप ओबीसी से खिलाफ हैं और आगे भी खतरा नहीं रहेगा। नहीं, मैंने आपसे, गजेंद्र सांखला जी, मैंने आपसे कह दिया, अगर खतरा मोदी जी को पंजाब में, पंजाब के लोगों से था तो फिर कांग्रेस को भी दिल्ली वासियों से खतरा है। और ये बोलने की हिम्मत दिखाइए सर आप। मैं एक बार बिट्टा साहब के पास जा रही हूँ। बिट्टा साहब मुझे जरा बता दीजिए, आप पर हमला हुआ, आप पर गोलियां चलाई गई, तो क्या वहां के लोग आपके खिलाफ थे? देखो जी, 14 बार हमले, 3 बार बड़े बम और कई सौ बार हमले जो रिकॉर्ड में ही नहीं, किसी का रिमोट नहीं चला, रास्ता बदला गया नहीं। राजीव गांधी की शहादत कहां हुई? तमिलनाडु ने। उनका चीफ मिनिस्टर किसके साथ था? वो तमिल के आतंकवादियों के साथ करुणानिधि सरकार उनकी पहले सुरक्षा हटाई, फिर तमिलनाडु में चुनाव लड़ने गए। पता था राजीव गांधी की राजीव गांधी की सुरक्षा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने और नहीं। उसके बाद बुरा ना मानना, मेरी प्रियंका गांधी बहन उन आतंकवादी नलिनी को मिलने चलेगी। बहन जी, आपने मेरे पिताजी को क्यों शहीद किया था? अब भी आखिरी सांस तक राजीव गांधी के हथियारों को फांसी को दे करके रहूंगा। जिस तरीके से शहीद परिवारों को लेके फांसी खिंचवाई थी अफजल की, इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया। बताएं, मैं किसी से बहस नहीं करता। क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी का है तो हम क्या करें? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। अगर राजीव गांधी का पॉलिटिकल मर्डर था, पॉलिटिकल लोगों ने मिलकर सुरक्षा कमजोर की थी, तब राजीव गांधी शहीद हुए। आज भी मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल मर्डर होना था। उस घेरे में रख के 10 किलोमीटर पाकिस्तान, ड्रोन, कई चीजें, पाकिस्तान की सुरक्षा रेंज में कभी भी हमला हो सकता है। गंगानगर 70 किलोमीटर, वाघा बॉर्डर पास 10 किलोमीटर में उसको घेर करके चारों तरफ घेर दिया। गोलियों से नहीं कभी आदमी मरता, हम गोलियों से थोड़ा मरे। ऐसी गोली कोई नहीं मरी जो बिट्टे का सीना पार करके चले जाए। 100 किलो आरडीएक्स गाड़ियों में फिट कर दिया। कितनियां गाड़ियां थी? अगर वही गाड़ी रास्ते में होती तो ये बेचारे कमांडो भी उड़ जाते और आज नरेंद्र मोदी जी भी जिंदा ना होते। सुरक्षा की बात करें, राजनीतिक बात मत करें। अगर नरेंद्र मोदी जी की शहादत हो जाती, भगवान मेहर करे हमारी उम्र भी लग जाए, तो पूरे देश में दंगे होते, पूरे देश में दंगे। ना किसी मेरे कांग्रेस भाई को छोड़ता,
और सिख भाई पहले इन खालिस्तानियों की गलतियों से पूरे हिंदुस्तान के इन्होंने घर उजाड़ दिए खालिस्तानियों ने। क्या किसी ने इंसाफ दिलाया उन सिख समाज के लोगों को? नरेंद्र मोदी ने दिलाया। क्या किसी ने दिलाया? हम तय तक जाए, अगर कुछ हो जाता तो पूरे देश में आग लगती। और पंजाब के किसान भाई सारे चन्नी जी को वोट देते, पंजाब में सरकार, देश में आग। ये है गंदी राजनीति हिंदुस्तान की जो पहले 84 के दंगों में हमने देखी। मैं हर चीज का गवाह हूं। एग्जैक्टली मैं पॉलिटिकल टेररिज्म का मरा हुआ हूं। मैं बम्बो गोलियों से नहीं हारा बहन जी, मैं मौत से नहीं हारा, मेरी दोस्त है। मैं हारा हूं कांग्रेस से नहीं हारा, मैं कांग्रेस के नेताओं के पॉलिटिकल टेररिज्म से हारा हूं। ये किस लेवल तक चले जाते हैं पता चल गया ना। पंजाब में जो मेरे साथ हुआ वही उनके साथ हुआ। अरे हम गलती मान ले, नरेंद्र मोदी जी ने गलती मानी तो हम लोगों के सामने ना माने। अब हमें चाहिए वोट पंजाब में किसानों की। अगर नरेंद्र मोदी जी चले जाते पक्का वोट बैंक, नहीं गए तो अब हमने देखो जी नरेंद्र मोदी जी को रोक दिया, वोट हमें दे दो। देश चल जाए, सिख समाज का दुनिया में देश में नुकसान हो जाए, आग लग जाए, हमें लेना देना नहीं है, हमें तो सरकार चाहिए। क्यों हुआ था ऑपरेशन? ये सबसे सैड एस्पेक्ट है सर इसका, ये सबसे दुखद एस्पेक्ट है इस बात का। मैं बार बार ये कहती हूँ कि एक नजीर इसमें इसलिए बननी चाहिए कि कल को किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री किसी ऐसे राज्य में जाए जहां पर उनकी सरकार नहीं, तो क्या इस तरह की सुरक्षा चूक होगी? किशोर तिवारी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक लाइट पड़ गई थी राहुल गांधी के चेहरे पर, तो कांग्रेस पार्टी ने उसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था। किशोर तिवारी जी, यहाँ पर तो प्रधानमंत्री 20 मिनट पर फ्लाईओवर पर खड़े रहे और वो सुरक्षा चूक नहीं है आपके लिए, मुझे है ना किशोर जी? 35 मिनट के बाद बोलने दिया। हाँ सर बोलिए। देखो, मेरे को 35 मिनट के बाद बोलने दिया। मैं बिट्टा साहब से ये पूछना चाहता हूँ, हमने 2 प्राइम मिनिस्टर जब भी खोए तो एनएसजी और एसपीजी की गलती से खोए। देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का न सुनते हुए पॉलिटिकल सलाहकारों का सुना गया। अब फिरोजपुर की सभा के लिए रूट चेंज किया गया तो एनएसजी और एसपीजी की सलाह नहीं ली गई, ऐसे चुस्त दुरुस्त है। अभी हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी अपॉइंट की है वो तथ्य लेके आएगी, लेकिन एनएसजी और एसपीजी के सुरक्षा गाइडलाइंस को प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, ये बात भी बाहर आई है। तो आप समझ लीजिए ना, आप समझ लीजिए। एसपीजी के बिल्कुल नहीं, मुझे बोलने दीजिएगा। नहीं, ये बात आप बिल्कुल गलत बात है। एक मिनट, बिल्कुल गलत बात है। शाजिया काउंटर कर रही है उस बात पर। एनएसजी की और एसपीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शाजिया जी, पुलिस को ब्लेम मत कीजिए, ये एनएसजी और एसपीजी की जिम्मेदारी आती है। सबने देखा भारत के इतिहास में पहली बार पीएम के रूट पर बाकायदा प्रोटेस्टर्स खड़े हैं। किसने इत्तला दी? प्रोटोकॉल में एनएसजी टॉप पे है, एसपीजी बाद में है और होम आंदोलनकारी कह रहे हैं, उसके बाद स्टेट मिनिस्ट्री आती है। अच्छा सर, मुझे एक बात बता दीजिए, किशोर जी, एक मिनट किशोर जी, एक बात सुनिए। आपने कह दिया कि जो पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हुई वो एसपीजी और एनएसजी उसके लिए जिम्मेदार है, आपने ये बोला। अब मैं इस घटना की बात कर लेती हूँ सर। यहाँ पर तो जो हमें सिक्योरिटी गार्ड नजर आए प्रधानमंत्री के काफिले के साथ, वो सिर्फ एसपीजी थी और पुलिस वाले हमें चाय की चुस्की लेते नजर आ रहे थे सर, वो तस्वीरें भी आई हैं। अब मुझे ये बताइए कि सिक्योरिटी राज्य में जब काफिला जाता है तो किसकी जिम्मेदारी होती है सर? रूट पर बाकायदा लोग आराम से पुल पर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, पुलिस वाले चाय ने कमेटी अपॉइंट कर दी है। ये हुआ है कभी? मेरी बात, एक मिनट, सांखला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सांखला साहब, आपने पीएम रूट पे देखा है कभी? नहीं सर, पुराने मामलों में सांखला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सांखला साहब बोलिए। सांखला साहब, किसान खड़े थे। हाँ, आप पंजाब के किसानों को बदनाम करने की साजिश छोड़ दो साजिया। पंजाब के किसानों को बदनाम करने की साजिश छोड़ सर, दो। किसानों को बदनाम कौन कर रहा है? किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएंगे कब तक सर? कब तक चलाएंगे? कैमरे पर दिखाओ, कान खड़े थे कब तक चलाएंगे? किसान वहां से 10 कब तक चलाएंगे सर? तो कुछ किया आप लोगों ने
कितने किसानों को मरने दिया, नहीं एक मिनट, भ्रम फैलाया। ये जो तस्वीरें मैं चला रही हूँ सर, इसमें तो मुझे पुलिस वाले नजर आ रहे हैं सर, इसमें तो मुझे पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। और सवाल तो मैं पूछूंगी सर, अगर इसी तरह की घटना उत्तर प्रदेश में होगी, वहां बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर तो तब तक कार्रवाई हो गई होती सर, वहां लपेटे में ले लिए गए होते। लेकिन यहाँ पर आपकी सरकार है तो ये द्वंद्व चल रहा है। मैं आपको ये बता दूं, और किसी भी राज्य में हो, किसी भी राज्य में हो सर एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक होगी तो इट विल बी अ मैटर ऑफ शेम फॉर एवरीवन, आपके लिए भी मेरे लिए भी, जिससे लोगों को ये पता लगे कि सच्चाई क्या है। सर सच्चाई तो अब सामने आ ही जाएगी, मुझे लगता है तस्वीरें तो चली रही हैं। एक बार मैं बिट्टा साहब के पास जा रही हूँ। सुनिए बिट्टा साहब, मुझे सर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप आज बहुत अब व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहे हैं सर, और आप हमेशा जब भी बोलते हैं बहुत बेबाकी से बोलते हैं। आप मुझे ये बताइए सर, ये बार बार किसानों की आड़ लेकर क्यों बात कही जा रही है भाई? नहीं, अभी मैं पहले तो किशोरी जी की बात का सही जवाब दूंगा। हाँ, और गुरु गोविंद सिंह महाराज की कसम खाके, हनुमान जी की कसम खाके कहूंगा, हम जब भी बॉम्बे में गए, औरंगाबाद नहीं, अमरावती नहीं, हर जगह, नासिक नहीं, हर जगह पे सुरक्षा मुकम्मल है। अभी मैं 3 महीने पहले बॉम्बे में गया, दिल्ली से CISF मुझे छोड़ के चलेगी, अकेला छोड़ दिया। अभी हाई कोर्ट में गया, जैमर 2, एक जैमर खराब, दूसरा जैमर चलता ही नहीं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां खत्म, इकोनॉमिक स्टेट 26/11 की घटना हो चुकी, हजारों चिट्ठियां सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पंजाब में डाल चुकी कि बिट्टे को खतरा है, मार देंगे। और जिसने मेरे पे हमला किया था बॉम्बे में, पुलिस इनकाउंटर में मारा गया था, अकेला। सारी वीडियो मैं कल भेज दूंगा आपको। क्यों किया? क्योंकि गोस्वामी जी का सपोर्ट किया था, रिपब्लिक का पहले ठीक थी जैसे किया, पॉलिटिकल टेररिज्म, मेरी सुरक्षा तहस नहस कर दी। सिर्फ वो जवान जो दिल्ली से होम मिनिस्ट्री से गए, पूछ लो, अभी फोन करके पूछ लो सर। सबसे इसको आप स्टेट की सुरक्षा की बात करते हैं। मैं वही कह रही हूँ कि सुरक्षा सर, सुरक्षा थ्रेट को देखकर की जाएगी या फिर सुरक्षा ये देखकर की जाएगी कि किसका राजनीतिक दल कौन सा है, किसकी राजनीतिक इंक्लिनेशंस किस तरफ की है। अगर ये होने लगा तो सर दिस विल बी अ वेरी बैड प्रेसिडेंट, ये बहुत बुरा उदाहरण होगा हमारे देश के लिए। इसे खत्म होना होगा, चाहे वो किस तरफ भी हो, किसी के साथ भी हो। ये उदाहरण नहीं चलना चाहिए। ये देश की सुरक्षा और यहाँ पर बैठे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की सुरक्षा का सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ।